हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 7,000 मेन और वुमेन टाउन हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। किसी ने यह खबर फैला दी कि राजा ने फ्रांस की जनता के ऊपर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया है। इस बात से वहां की जनता के अंदर आक्रोश भर गया और वे बास्टिल के किले को घेरकर उसे धराशायी कर दिए और सारा सामान कारतूस वगैरह लूट लिया और उसमें जो 7 कैदी बंद थे उन्हें भी छुड़ा लिया गया। उसने अपने तब राजा को जब यह बात पता चली तो उसने अपनी सेना के टुकड़ियों को ये आदेश दिया कि बास्तिल के चारों ओर घेराव कर लिया जाए। और बाकी की जो कहानियां हैं उसे जानने के लिए हमें 18वीं सदी में चलना पड़ेगा। तो 18th सेंचुरी में लुई 16 जो है वो 1774 में, जो कि बर्बन राजवंश का था, वो गद्दी पर बैठा। उसकी शादी मेरी एंटोनियो से हुई थी। जब लुई गद्दी पर बैठा तो वहाँ का जो खजाना है, ट्रेजरी है, वो खाली हो चुका था। अब इतने बड़े राजशाही महलों को चलाना काफ़ी मुश्किल था। ट्रेजरी खाली होने का कारण यह था कि फ्रांस ने अमेरिका की जो 13 कॉलोनियाँ हैं उसे ब्रिटेन से आज़ाद कराने में मदद की थी और उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था और 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज जो है वो और बाकी था जो उसे पूरे करने थे। उसे काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। तो उस समय फ्रांस जो है वो 3 स्टेट में बटे हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी और सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, किसान जो हैं, तो पीजेंट्स में जो लॉयर, ये सब आते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि थर्ड स्टेट को अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 1/10 पार्ट एज ए टैक्स देना पड़ता था। टैली जो है वो भी एक टैक्स था जो सीधे डायरेक्टली जो है वो स्टेट को पे करना पड़ता था। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फ्रांस की जो जनसंख्या है उस समय तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। 1715 में यह 23 मिलियन थी, जो कि 1789 तक आते आते यह बढ़कर 18 मिलियन हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स की ज़रूरत थी, इसलिए वहाँ के राजा ने अनाजों का जो ग्रेन्स का जो है प्राइस वो इसको इंक्रीज कर दिया और उस समय ये सबसिस्टेंस क्राइसिस जो है वो आ गया। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है? जब लोग अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, खाना, फूड स्कार्सिटी हो जाती है। तो दूसरी तरफ फ्रांस में जो सोशल ग्रुप थे वो सिल्क, टोबैको, वुलन, है ना, ये सब बेच करके और बहुत धनाढ़ बन चुके थे, है ना। एजुकेशन आने से लोग जो हैं एजुकेटेड भी बन चुके थे। इसी समय जो है वो मिडिल क्लास का जो है उदय हुआ। इस सोसाइटी से कुछ सोशल वर्कर भी सामने आए, जिसमें जॉन लॉक और रूसो थे। उनका मानना था कि सबको बराबर का अधिकार समाज में मिलना चाहिए। रूसो का मानना था कि एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव हो। और मोंटेस्क्यू ने अपनी किताब जो स्पिरिट ऑफ द लॉ में कहा कि सत्ता का बंटवारा और यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लोगों को उनका आइडिया बहुत पसंद आया और लुई जो 16 है उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो इसके खिलाफ था। 1614 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी, ये बहुत पहले बुलाई गई थी, लेकिन फिर से दूसरी बार जब यह बैठक है वो 5 मई 1789 को फिर से बुलाई गई, जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल होना था। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे असेंबली में और थर्ड स्टेट ने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे, जिस और बहुत सारी जो महिलाएं और गरीब किसान थे उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, यानी उसमें उसको रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने उसमें से 4000 लोग जो हैं वो अपने लेटर के माध्यम से अपने डिमांड को रखा। तो थर्ड स्टेट का मानना था कि सिर्फ 3 वोट के आधार पर फैसला नहीं हो सकता। उनका कहना था कि पूरी असेंबली के मेंबर को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। राजा ने यह मानने से इनकार कर दिया और इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ऑन 20 जून को थर्ड स्टेट ने अपने को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और राजा के अधिकार को कम कर दिया। इस असेंबली को मीरबाऊ और एबेसियल ने जो हैं वो लीड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी
जिसके कारण किसानों का फसल बर्बाद हो चुका था। महिलाएं जो हैं वो इकट्ठी होकर के और ब्रेड छीन रही थी। यह देखकर राजा ने सेना को पेरिस जाने का ऑर्डर दिया और वो पीपल के साथ मारपीट करने लगे। भीड़ इतनी आक्रामक हो गई कि उसने बास्टिल किले को डिस्ट्रॉय कर दिया। 4 अगस्त यानी 4 अगस्त 1789 को लुई 16 को फाइनली नेशनल असेंबली की बात माननी पड़ी और उसने फ्यूडल सिस्टम और टैक्सेस को ख़त्म करने का आदेश दे दिया। 1791 में नेशनल असेंबली ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें राजा के राइट को जो है किंग के राइट को कम कर दिया गया और यह पावर जो है वो एक हाथ में जो है हैंड में कंसंट्रेट कर दिया गया। ये जो संस्था जो बनाई गई उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी ये तीनों को शामिल किया गया ताकि देश में शांति और जो है स्थापित हो सके और लोगों को बराबर का अधिकार मिल सके। इसमें नागरिकों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। एक एक्टिव सिटीजन थे और दूसरे पैसिव। तो एक्टिव सिटीजन में वे लोग आते थे, इसकी संख्या 40% थी, जो कि टैक्स पे करते थे और ये पढ़े लिखे भी थे, ठीक है। और ये इनकी जो इसमें एक इसकी रिक्वायरमेंट थी कि जो मेल होनी चाहिए और उनके जो उम्र है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लोगों को उसके राइट को भी डिक्लेयर कर दिया, जैसे राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी एक्सेट्रा, ये सब कर दिया। तो राजा ने हाँ तो कर दिया था कि वो लॉ को मान रहा है, लेकिन वास्तव में वो चाहता था कि उसका पावर जो है कम नहीं हो, है ना। उसने आसपास के देशों के साथ एक सीक्रेट प्लान बनाया और वो उसके पास कि वो कुछ कर पाते, नेशनल असेंबली ने जो है प्रुशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया जिसमें हजारों सैनिक शामिल होने लगे और देशभक्ति के जो गीत गाने लगे। उसमें हजारों लोग मारे गए और जो इसमें मनी का भी बहुत लॉस हुआ। अब तो असेंबली में जो असंतुष्ट लोग थे उन्होंने मिलकर अपना एक क्लब बनाया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। इसने फ्रांस में धनाढ़ लोग शामिल थे जो कि रिवॉल्यूशनरी थे और उन्होंने काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा था। मनी का भी लॉस उन्हें झेलना पड़ा था और उनकी जो पावर थे वो भी उनको सीज कर लिया गया था। तो इसमें मैन को जो है वो जितने भी लोग थे वो फाइट कर रहे थे, लेकिन महिलाओं को बिल्कुल अलग थलग रखा गया था। लोगों को लगने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जो है वो पुरस्परस लोगों के लिए यानी धनाढ़ लोगों के लिए को प्रिविलेज दे रही है। इसलिए उसने क्या किया, जो अनसेटिस्फाइड जो मध्यम वर्ग थे वो अपना एक अलग क्लब बना लिए जिसमें कि छोटे छोटे स्मॉल शॉपकीपर्स थे, जो आर्टिसियंस थे, जो शू मेकर हैं वो थे, शामिल थे। इस क्लब में जो लेस प्रोस्परस सेक्शन थे यानी जो कम पैसे वाले थे, गरीब लोग थे, वे लोग भी शामिल थे। इसके जो लीडर थे वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर थे। इस क्लब ने अपने को अलग दिखाने के लिए एक अलग पहनावा अपनाया ताकि ये लोग भी फैशनेबल दिखे। ये सू कुलॉथ के नाम से जाने जाते थे। अब 1792 में जैकोबिन्स ने जब फूड का प्राइस बढ़ा दिया जैकोबिन्स में, तब बढ़ने लगा। तो उसने ये प्लान बनाया कि राजा को टूलेस के किले में बंदी बना लिया जाए और उसे बंदी बना लिया गया और 21 सितंबर 1792 में मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस रिपब्लिक हो गया। अब 21 जनवरी 1793 में द्रोह की सज़ा में राजा को फांसी पर लटका दिया गया। 79 इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इसकी जो सरकार है जैकोबिन्स क्लब की वो ख़त्म हो चुकी थी। 1793 से 1794 का जो टाइम है वो टाइम ऑफ टेरर का था। जब रॉबिस्फियर ने सत्ता संभाली तो जो भी मैन और वुमेन क्लर्जी जो थे वो सब शासन के जो हैं वो खिलाफ थे, उनको कैदी बनाया। जो उनके अगेंस्ट बोलता था, रॉबिस्फियर के अगेंस्ट, उनको कैदी बना लिया जाता था और बाद में उसे बुलेटिन करके मार दिया जाता था। तो रॉबिस्फियर ने भी ऐसा ही किया और धीरे धीरे वो एक डिक्टेटर बनता चला गया। उसने किसानों पर भी पाबंदी लगा रखी थी
कि आप जो ब्रेड और ग्रेन्स मार्केट में सेल करेंगे वो राजा की जो हमारे किंग का जो प्राइस वो फिक्स करेंगे, उसी प्राइस पर उनको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि चर्च को भी बंद करा दिया रॉबिस्फेयर ने, और जितने भी बिल्डिंग्स थे या बैरक थे उस सबको ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। 1794 में उसे अरेस्ट कर लिया गया और गुलेटिन पर चढ़ा दिया गया। अब यहाँ से जो है वो जैकोबिन क्लब का खात्मा हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिड वुमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, यानी कि शुरुआत में तो महिलाओं का रॉबिस्फेयर के समय में जो महिलाओं को जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट से फ्रांस सोसाइटी को ढेर सारे परिवर्तन आए। यानी थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थीं, पहले जो छोटे मोटे काम किया करती थी, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। लगभग 60 विमेंस क्लब बनाए गए। यह सब जो थे वो रिवॉल्यूशनरी थे या रिपब्लिकन थे। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पैसिव सिटीजन मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर जितनी भी महिलाएं थीं उन्होंने वोट के लिए अपना वोट राइट मांगना शुरू कर दिया, ताकि वो असेंबली में जा सकें और अपनी डिमांड को पूरा कर सकें। 1946 में उन्हें राइट टू वोट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये भी है कि स्लेवरी का एबॉलिशन कैसे हुआ। तो जैकोबिन्स ने फ्रांस में दास प्रथा को खत्म करने, स्लेवरी को ख़त्म करने को सोचा। होता ये था कि कैरेबियन के कॉलोनीज जैसे कि मोंटेस्क्यू थे, बालाबडी लिपो था, सन डियागो थे, वे सारे टोबैको, इंडिगो और शुगर कॉफ़ी का सप्लाई करते थे। जब इन्हें लेबर की कमी होती थी तो अपने बागानों में काम करवाने के लिए ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के देशों में स्लेव ट्रेड कैरेबियन देशों से किया करते थे, कैरेबियन देश में करते थे। 1849 में फाइनली जो है वो स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इन पर बॉन्ड भरवा लिया जाता था और इसके जो दलाल होते थे ये भर भर कर जहाज़ में बुरी तरह से दासों को ले जाते थे काम करवाने के लिए। इन सब से इनको ख़त्म कर दिया गया। रॉबिस्फेयर की सरकार ने के समय में ही यह कानून बनाया गया था कि कोई भी जो न्यूज़पेपर है या मीडिया वाले हैं वो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेंगे, उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया था। लेकिन 1789 में सेंसरशिप को भी ख़त्म कर दिया गया। अब मीडिया को सब कुछ लिखने, पढ़ने, बोलने की आज़ादी मिल गई थी। जैकोबिन क्लब की सरकार ख़त्म होने के बाद जो अमीर मिडिल क्लास थे और नन प्रॉपर्टी सोसाइटी थी, दोनों को देखते हुए 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, लेकिन इसे भी ख़त्म कर दिया गया। और इस प्रकार जो है 1804 में जो मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। यह सरकार पहले से ही ज़्यादा खूंखार निकली। इसने सरकार के सभी नियमों को बदल डाला। उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थन किया, नाप तोल का जो सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम जैसे कई नियम लाए, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। और 1815 में वाटरलू के युद्ध में इसकी हार हुई और इस प्रकार फ्रांस में एक नई डेमोक्रेटिक पार्टी फिर बनाई गई। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा इसमें, और अगर आप इसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और अगर कुछ भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसे सॉल्व करूँगी।